नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। Chief ministers, but such thing cannot be compromised in the case of prime minister. तो इनका ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर टर्म है वो एक अलग स्टेटस है और मिनिस्टर एक अलग स्टेटस है. So 75 sub clause 5 it shall be applicable only on the ministers but not on the prime minister. तो इसमें जब आप आगे पढ़ते हैं तो इसमें एक आप देखोगे आर्टिकल, इसके आपका 173A का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है पार्लियामेंट में वो है आर्टिकल 84A एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल ऑफ 188 इन केस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज और द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज आर्टिकल 99. तो 188 का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल 99 है और 173A का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है वो 84A है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है, इनका ये कहना है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल देन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ बोलो 84A तो मिल ही नहीं रहा मैम कॉन्स्टिट्यूशन. क्या चीज 84A मैम कब आया है, मिल ही नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन में द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. 84A 88 बोला है मैंने बेटा. अच्छा 84A एक मिनट रुको. A means small a, clause A you are saying, right? हाँ स्मॉल है. Okay ma'am, sorry, I got it. नॉट कैपिटल है, स्मॉल है. 84 है. 84A मिल गया ना? Yes ma'am, मिल गया. वो मैम कैपिटल से कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी मैम. हाँ ठीक है. 84 स्मॉल है, ठीक है ना. तो इनका क्या कहना है, इनका एक तो इनका ये कहना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में इफ पीपुल हैव नो कॉन्फिडेंस इन अ पर्सन then how a person can be appointed as a prime minister, or people have confidence in the person, it can be proved only in that circumstances when the person is going to contest election. अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने ब्रिटेन का एग्जांपल दिया है जहां पे ये कहते हैं कि इन ब्रिटेन बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर बेसिकली बिलोंग्स टू हाउस ऑफ कॉमन्स. वो इलेक्टेड होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है. यहाँ पे इनका क्या कहना है दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द इंग्लैंड, सो बिकॉज they are following this pattern that prime minister belongs to house of commons. Similarly here we should follow the same pattern जहाँ पे ये होना चाहिए कि prime minister should also be elected. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड नहीं हो सकता क्योंकि अपॉइंटेड ना होने पे वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता है बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन. ही कैन टेक मेनी डिसीजंस व्हिच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफी इट सीम्स दैट इट इज वेरी करेक्ट. ये वाकई में सही लगता है कि 6 महीने के लिए जिन लोगों ने, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना सिस्टम देखा, कल हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्कस कर रहे थे और मैंने उसमें बताया कि आप देखिए कि इलेक्शन के बाद कितनी अजीब सी चीज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज को चोरी चोरी लेके घूम रहे हैं कि इनको कोई तोड़ ना ले जाए. तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एमएलएज. तो अगर आप ये कह रहे हो कि पैसे के लिए बिक जाएंगे देन दे विल बी लॉयल टू द कंट्री, हाउ यू कैन से दिस? So it means just giving oath is not sufficient that you have allegiance to the country, but yes, it is an indication that if a person is going to declare something on the oath, then he is going to follow the words also. But suppose anybody is going to be appointed as a prime minister who is not the part of the both houses of parliament, then in that circumstances he can destroy the nation beyond imagination within the time span of 6 months. तो 6 महीने के लिए भी कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि इलेक्टेड ना हो. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे काउंटर किया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले बात तो अगर आप ये कह रहे हो कि द टर्म मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज इन द केस ऑफ स्टेट्स according to the judgments it is very much clear that term minister also includes the term chief minister. The problem is here in the case of center where the petitioner is saying that term minister does not include prime minister. So whether the position of prime minister is different from the position of other ministers, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हो then the term prime minister has not used specifically at various places. मेनली आपको 2 जगह पे मिलेगा.
Once you will get it under Article 74 and another time you will get it under Article 75 subclause 1. 74 को मैंने आपको बताया था कि there shall be a council of minister to aid and advise the president which will be headed by the prime minister of India. और दूसरा 75 सब क्लॉज 1 में आपने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। तो अब मान लीजिए ये मैटर आपके पास आता है और आपको ये डिसाइड करना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इट शुड बी लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू असरटेन इट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, जब 75 को जब आप खोलोगे तो इसमें देखना आप कि 75 सब क्लॉज 1 में दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम। द सेकंड थिंग इज द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस। 75 सब क्लॉज 2 की मैं बात कर रही हूँ। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर उसके नीचे क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, once we are going to say that the term minister does not include prime minister, then according to 75 subclause 2 and 75 subclause 3 यहाँ भी मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो इन दोनों ही कंडीशन में, पहली बार मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट मींस इट इज नॉट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और अगर इसका मतलब ये है तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को तो डिसमिस कर सकता है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर्स को तो डिसमिस कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टू द हाउस ऑफ द पीपुल। कैन वी से दैट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, and if it is going to exclude the prime minister of India, then can we say that in a democratic setup ministers would be answerable to Lok Sabha but not the prime minister of India? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए ये जो अभी इंटरप्रिटेशन का जो मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 में अगर हम इनका इंटरप्रिटेशन माने कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए देयर इज नो सेपरेट प्रोविजन। जबकि आप पावर को जब कंपेयर करते हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की अदर मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच लाइक द मॉनिटर ऑफ अ क्लास, इज वेरी मच लाइक द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास का मतलब क्या होता है, बट ही इज ओनली द पार्ट ऑफ दैट क्लास। तो सिमिलरली here in this case also there are 2 to 3 things under subclause 2 and under subclause 3 they have not mentioned anything specifically related with prime minister, neither it is mentioned that the prime minister is excluded. So it is not possible that the pleasure of president is not applicable on the prime minister, and it is also not possible that the ministers are responsible to the house of the people but the prime minister is not responsible. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्राइम मिनिस्टर की होती है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में प्राइम मिनिस्टर उनको ले जाना चाहता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों में प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड नहीं है, देन इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट डाइजेस्टेबल। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस केस इज वंस यू गो एंड रीड द प्रोफार्मा ऑफ ओथ, थर्ड शेड्यूल में जब आप पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का जो ओथ का प्रोफार्मा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, बट थर्ड शेड्यूल में बाकी लोगों के ओथ के प्रोफार्मा को दिया गया है। बट रिमेंबर देयर यू विल गेट ओनली द oath proforma for ministers, there is no specific oath proforma for prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर भी वही शपथ लेता है जो कि बाकी मिनिस्टर्स लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ भी अलग से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। 74 में बस ये कहा गया है कि वो हेड होगा और 75 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इनके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है, इफ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट समवन एज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट द member of either house, then how the concept of collective responsibility and the philosophy of the democracy can be successfully implemented। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन। प्रेसिडेंट किसको चुनता है, प्रेसिडेंट उसको चुनता है जिसको कि द लार्जेस्ट
elected members of the largest political party or largest political alliance, the elected members are going to elect someone as their leader. तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको उस व्यक्ति में फेथ है जिसको उन्होंने अपना लीडर चुना है, एंड बिकॉज ही इज द लीडर द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द फेथ ऑफ द इलेक्टेड पीपुल इन दैट पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट देन टू द मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स हैव शोन देयर फेथ इन दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो इनका ये कहना है कि अगर इलेक्टेड मेंबर्स का फेथ है उनमें, तो इसका मतलब दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. सो दिस कैन बी से दैट इनडायरेक्टली the people have shown their faith in that particular person who is not the member of either house of parliament but who has been appointed as prime minister of India. दूसरा इसमें कहना है कि मान लीजिए हम आपकी बात मानते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के लिए कुछ भी कर सकता है, देन ही इज सेइंग दैट इन सच टाइप ऑफ केस द इशू इज जो इलेक्टेड मेंबर्स ने उसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, द सेम प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेम इलेक्टेड मेंबर्स. वही नो कॉन्फिडेंस ला करके उस प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं. दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सिमिलरली it is their moral responsibility and as per constitution it is their constitutional responsibility also. It is difficult to believe that they are going to elect someone जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम बाहर जाकर के कुछ करे. तो अगर ऐसा व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर के कुछ करता भी है तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये इसको हटा करके दे कैन इलेक्ट अ न्यू पर्सन एज देयर लीडर एंड देन दैट न्यू पर्सन विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इनका ये कहना है कि इस तरीके के केसेस में ये कहना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करेगा बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द हाउस, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिन लोगों ने इसको चुना उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को चुना है. प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बीइंग द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इज ऑल्सो आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो अगर वो मेंबर नहीं है तो भी वो आंसरेबल होगा क्योंकि जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है वो आंसरेबल है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक एक व्यक्ति लोकसभा के लिए आंसरेबल होता है और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जरूरी है कि वो किसी न किसी सदन का मेंबर हो, क्योंकि इसमें इनका एक कहना है कि वो वोट दे ही नहीं सकता. अगर वो वोट नहीं दे सकता तो इस कंडीशन में मैंने आपको कल आर्टिकल 88 के बारे में बताया था. जरा 88 खोलिएगा, आर्टिकल 88 देखिए 88 क्या कहता है. देखिए 88 कहता है एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस एंड एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट. तो 88 साफ साफ क्या कह रहा है? ये साफ साफ कह रहा है कि जो भी मिनिस्टर होगा उसको दोनों सदन की कार्रवाइयों में पार्टिसिपेट करने का राइट है. But similarly, like the Attorney General of India, he is not entitled to cast his vote. इसका मतलब मैंने आपको बताया था और मतलब मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर आपका लोकसभा से आता है, वो राज्यसभा में भी एज अ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट ही इज नॉट अलाउड टू कास्ट हिज वोट टू द राज्यसभा. सिमिलरली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, if he is a minister also, then he will represent his government as a minister in Lok Sabha, but he will not be allowed to cast his vote in Lok Sabha. तो एक मिनिस्टर के पास या एक सदस्य के पास सिर्फ एक ही वोट होता है. यहाँ ये कह रहे हैं 88 एक्सक्लूसिव राइट देता है किसी भी मिनिस्टर को टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, including here they have specifically mentioned attorney general. Like any other minister, attorney general can also participate in the proceedings of the house, but they are not entitled to vote. तो लोकसभा का मंत्री जब राज्यसभा में मंत्री की तरह बोलता है तो वहां वोट नहीं दे सकता. राज्यसभा का मंत्री जब लोकसभा में बोलता है तो वहां पे वोट नहीं दे सकता. इसका मतलब किसी सदन में एज अ मिनिस्टर बोलने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव अ वोटिंग राइट ऑल्सो. द सेम थिंग शैल बी applicable in the case of Prime Minister of India, because there is no other provision which is specifically dealing with the power of the Prime Minister. Prime Minister is very much like other minister
And because there is no separate pro forma of oath which is prescribed for the Prime Minister of India, Prime Minister is very much like the other minister. He is the part of the Council of Ministers, and if a person can be appointed as a minister without being chosen as per Article 75, the same thing shall be applicable in the case of Prime Minister of India. और इस कंडीशन में क्या होगा कि बिना एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला कि जो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स को लेकर के जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने के लिए हम बाउंड नहीं है, क्योंकि उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और एंड आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट नेवर सीम्स दैट इट वाज द इंटेंशन of the constitution makers that term minister and term prime minister, they both are two different things. Prime minister is also a minister. He is adding some additional portfolio. He is having some additional powers. But the procedure of the selection, the procedure of the election is same. अगर वो elect होकर के आता है, उसको लोगों ने अपना नेता चुना है. That is the only difference. But here it is very much clear that 75 subclause 5, where the term minister has been mentioned, it includes prime minister also. तो जैसे कोई मिनिस्टर बिना इलेक्ट हुए मिनिस्टर हो सकता है कोई व्यक्ति, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी बिना इलेक्शन के for 6 consecutive months he can be appointed as a prime minister of India, and within 6 months he will have to contest election and he will have to win. और इनका सबसे बड़ा कहना ये है कि क्यों हो पाता है, because the elected members have chosen him as their leader. तो चूंकि उसको चूज किया हुआ है इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है. और इसी बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो भी 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैम एक चीज नहीं समझ पा रहे मैम, अगर ये मैम 75(2), 75(3) और 75(4) को रेफर कर रही है कोर्ट, ये बताने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए कि वेदर द टर्म मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो और नॉट, राइट? नहीं समझिए, अगर मान लो अंबेडकर साहब की ऐसी मंशा होती कि मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड ना करता, एक्सक्लूड करना होता, तो मैम 75(1) से ये चीज क्लियर पता चलती है, उसको रेफर ही नहीं कर रहे हम, क्योंकि 75(1) says ma'am the prime minister shall be appointed by the president and the other ministers shall be appointed. Now the use of the word other itself signifies that the ministers include prime minister. So why do we need to go into clause 2, 3 and 4 and complicate things unnecessarily? इसके दो रीजन है. पहला जब आप 74 पढ़ते हो ना, तो इसमें देखो लिखा हुआ है there shall be a council of minister with the prime minister. जब 74 पढ़ते हो 74(1) ये कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड. तो इसका मतलब क्या है कि इसको पढ़ के लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर मींस प्राइम मिनिस्टर इज ओनली द हेड, बट ही इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो 75 सब क्लॉज 1 की बात कर रहे हो, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, इसको आप 74 के साथ पढ़ोगे तो 74 में जब यहाँ पे उन्होंने हेड बता दिया, दो चीजें 74 में बोली हैं. पहली ये बोली है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होगा, दूसरा ये बोला है कि वो हेड होगा. चूंकि वो हेड है, दैट्स व्हाई 75 सब क्लॉज 1 सेज कि ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और बाकी मिनिस्टर्स क्या है, चूंकि ये हेड है तो ये अपनी टीम खुद चुनेगा. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द इन्फरेंस अबाउट द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेज वंस एट 2 places दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड द टर्म प्राइम मिनिस्टर. तो अगर वो उसको कोई प्रिविलेज या एक्सेप्शन देना चाहते थे तो टर्म 2, 3, 4 में जहां भी आगे इन्होंने जहां पे टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज किया है वहां पे इनके लिए, इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहिए था. इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर शैल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू लोकसभा. और ये तो हो ही नहीं सकता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आंसरेबल है लेकिन प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल नहीं है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में सबसे बड़ा रोल तो प्राइम मिनिस्टर का होता है. इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या तो इन्होंने कहीं अलग दिया होता कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो इसका पार्ट नहीं होगा या उसकी कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली. And it cannot be said that the prime minister should not be answerable to the council of minister. It cannot be said. It means it is very much clear that where the council of ministers shall be collectively responsible, it is including prime minister also.
You are getting my point? Yes ma'am, clear. गवर्नर पे हम अगर डिस्कस करते हैं कि what are those matters ma'am which for in respect of which the constitution requires the governor to exercise his discretion and not follow the advice of the council of ministers. यूज करेगा वो मैम उसकी मर्जी, वो कुछ भी करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या मंशा रही है जब वो कहते हैं कि वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे, तो कौन से मैटर्स पे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेन इच्छा ये थी कि स्टेट्स को कभी इतनी लिबर्टी ना दी जाए कि वो सेंटर से अलग हो जाए, क्योंकि इंडिया टूट जाता। तो उन्होंने जो इसको इतना टाइट रखा उसका मेन पर्पस ये था कि स्टेट्स का बॉस हमेशा सेंटर बन के रहेगा, और इसीलिए बीच में उन्होंने एक एजेंट अपॉइंट किया जिसको कहा जाता है कि गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इनटू स्टेट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पे वो अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। वंस यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट वेरी मच क्लियर, लाइक द ट्राइबल एरियाज को लेके साफ साफ लिखा है ही विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिप्शन, बट एट अदर प्लेसेस कई जगह ऐसी हैं, जैसे मैंने तुमको 356 बताया कि 356 में अगर प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फेक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, इसमें भी ध्यान देना, प्रेसिडेंट वहां पे जब आप पढ़ोगे 356 द टर्म यूज्ड इज सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, बट रिमेंबर इन दैट सर्कमस्टेंसेस द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वुड बी द सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एट द सेम प्लेस द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर विल बी हिज पर्सनल सेटिस्फेक्शन। You are getting my point? Because यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नर हर जगह पे इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि इनकन्वीनियंस क्रिएट की जाती है। देन इन दो सर्कमस्टेंसेस स्टेट्स हैव आल्सो राइट टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट एंड इफ दे वांट दे कैन मूव टू द कोर्ट आल्सो, कि ये इसलिए नॉर्मली वो ये चीज करते नहीं है, वो कुछ चीजों को रिजर्व करते हैं जहां पे जैसे उनको लग रहा है कि स्टेट कुछ ऐसे लेजिस्लेशन पास कर रहा है विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी। वैसे तो पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं पर्पस की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ। तो जैसे या फिर ऐसा लग रहा है देख करके कि स्टेट इनडायरेक्टली यूनियन की टेरिटरी में या यूनियन के सब्जेक्ट मैटर में घुसना चाह रहा है, राइट। देन इन दो सर्कमस्टेंसेस जो मैंने तुम लोग को बताया था ना, वो हमेशा याद रखना, द डिफरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सो वंस ही रियलाइज दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग to do something which is against the philosophy or the basics of the constitution, then immediately he will change his role and from executive head he will convert himself into constitutional head. तब वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी बात को न मान करके ही विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिप्शन। वी विल रीड सम जजमेंट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे आप देखोगे कि गवर्नर ने सडन डिसीजन चेंज किया और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को उन्होंने बोला है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। पर वो कब बोला है? जब गवर्नमेंट का जो रोल है या जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, बेसिकली दे आर अगेंस्ट द फिलोसफी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। तो क्लॉज 2 के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कोर्ट जाने का? देखिए, अभी तक गई तो नहीं है, पर नहीं जा सकती ऐसा कहा नहीं जा सकता। जो मैंने गुजरात का एग्जाम्पल बताया उसमें भी वो कोर्ट नहीं गए, जबकि उसको पास कर दिया गया था, क्योंकि जब आप उसको रिजेक्ट करते हो ना, देन आइडियली यू शुड ऑल्सो गिव द रीजन। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अब एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है, और दूसरा क्या होता है, अभी तो चलो एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, अदरवाइज जब कोalition गवर्नमेंट चलती है ना, तो भी इस तरीके का हेड ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था मिसेस गांधी ने लिया था, जब जनता पार्टी को बोला सारे रिजाइन करो, या जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस लेड सारी गवर्नमेंट्स को बोला रिजाइन करो। तो इसमें क्या होता है कि सच मैटर्स इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, देन हाउ दे विल डिसाइड, इट विल डिपेंड इन द फ्यूचर। बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली द सीएम हैज पावर, क्योंकि अगर मैं इलेक्टेड, ये केजरीवाल कैसे गए थे गवर्नर या एलजी के अगेंस्ट में? केजरीवाल तो गए थे ना। ये वर्ड्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन? इसको ना, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये देखना, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया, लेकिन ये तभी हो सकता है जब गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुनने में तो लगता है कि जो भी डिसाइड किया वो चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही ऐसा लगेगा कि दे आर मिसयूजिंग देयर पावर, the governments can move to the, and I have given you the example of Delhi government, they moved against the LG before the High Court कि ये अपनी पावर को एक्सीड कर रहे हैं।
तो आप बिल्कुल जा सकते हो। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं इसके बारे में, आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं। तो क्या फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मैटर्स ओनली इन विच गवर्नर कैन एक्सरसाइज दिस डिस्क्रिशन। ये लिखा नहीं जा सकता, ये लिखा नहीं जा सकता। मैं अगर आप लोग लॉ पढ़ोगे तो आप एक चीज देखोगे, मैं मानती हूँ कि अगर आप इंडियन लीगल सिस्टम देखो तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है, कि हर चीज लिखी गई है। जब आप हर चीज लिख देते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपके सोचने का दायरा सीमित हो जाता है। उस समय अगर इफ यू आर नॉट अवेयर द फिलोसफी एंड द पर्पस ऑफ द थिंग्स, यू विल ऑलवेज गिव लिटरल इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 6 महीने तक रह सकता है कोई, अब उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि 6 महीने के बाद वी विल गिव अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 days, देन अगेन अपॉइंट फॉर 6 months। सो कैन इट बी सेड, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करो तो बोलो कहा मैंने वायलेट किया, 6 महीने है, फिर गैप है, फिर 6 महीने, ऐसे करके मैंने 3 साल चला दिया, 5 साल चला दिया। बट इशू द इम्पोर्टेंट इशू इज वेदर दिस वाज द पर्पस behind keeping this provision over there. No, this was not the purpose. या जैसे कल मैंने आप लोग को एंटी डिफेक्शन बताया, तो मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया कि मैं रिजाइन करके मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, मैं दोबारा लड़के आ जाऊंगा। Was this the purpose of the anti defection law? So indirectly through such kind of interpretation, the purpose of a particular clause is going to be frustrated. इसीलिए तो मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अगर आप इसकी फिलोसफी को नहीं समझते हो तो कभी भी आप इसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। और फिलोसफी में द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द, जिसको ये लोग बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, पर मैं आपको बताऊं आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को डिफाइन किया गया है। द मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट be very much different from the morality of the society. Morality cannot be alien concept कि वहां पे है तो हम यहाँ पे लागू कर दें, और इसको लेकर के बहुत सारी confusion created है। किसी भी कंट्री की जो मोरालिटी होती है वो उसकी कल्चर और उसकी सोसाइटी से आती है। ये आप एलियन तरीके से किसी भी चीज को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, और वहीं से आपकी फिलॉसफी निकलती है। अगर ये ना होता तो दुनिया के सारे देशों में एक जैसे कानून क्यों नहीं है? Because we are different from each other. Our culture is different from each other. Our understanding and our requirements are different. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? We try to apply everything uniformly. That's why blindly we start adopted the things. That's why continuously, मैंने शुरू में इसीलिए आपको कुछ चीजें फिलोसफी से रिलेटेड बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिलोसफी समझोगे तभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझोगे। क्योंकि जैसे अभी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये लिख दिया गया तो इसका मतलब चैलेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन चैलेंज तो होता है। क्यों होता है? बिकॉज the governor is not exercising its power according to the purpose of the Constitution of India. तो लिटरल पढ़ोगे तो लगेगा सही है, जब कॉन्स्ट्रक्टिव पढ़ोगे तो लगेगा गलत है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, जैसे दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, या जैसे सीएम केजरीवाल ने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों हर बार इंटरफेयर करते हैं। There is a point. Government is democratically elected. So if the government is democratically elected, then how every decision can be stopped by LG? But LG can definitely interfere. But in what circumstances LG will interfere? Can we continue tomorrow? Sure. Okay. Bye. कल तो आप लोग की छुट्टी है, ठीक है? Yes ma'am, गांधी जयंती मनाओ तुम लोग। और कल एक प्रोग्राम है गांधी जयंती पे, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पे भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गांधी की कितनी फिलोसफी को लिया था। तो इफ यू हैव टाइम देन प्लीज ज्वाइन अस एट 4:30, राइट? एंड व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे। Okay ma'am, please send the link. Sure, I do. Bye. दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।